गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडे वी आर वेरी लकी कि आज सोच समाज की में एक छोटा सा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जो अभी वकीलों के बीच में था वो उठाने का मौका मिला है। आज हमारे साथ है हमारे बड़े भाई संजय अरोड़ा जी, जो कि लीगल में अपना रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, जो कि सिविल और क्रिमिनल सभी तरह के लिटिगेशन देखते हैं कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एडवोकेट्स का जो एक्ट है जिससे सभी वकील बंधे हुए होते हैं प्रोफेशनली, उसके अंदर जो चेंजेस लाए थे और वो क्यों लाए थे उसके बारे में हमारे और क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में संजय अरोड़ा जी बताइए अरोड़ा जी। सर्वप्रथम धन्यवाद सो समाज की, ये जो इनका यूट्यूब चैनल है। दूसरा अमजद खान साहब, जो कि एडवोकेट है और डेली और नॉर्थ इंडिया पूरा ये ट्रैवल कर चुके हैं कोर्ट्स का जो लिटिगेशन का काम है। बहुत ही अच्छे क्रिमिनल एडवोकेट हैं और 30 में इनका जो है वो चैम्बर है। तो सबसे पहले तो ये है कि आ, ये जो बिल था एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025, इसे 13 फरवरी 2025 को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उन्होंने इसे पब्लिक कंसल्टेशन के लिए फ्लोट किया गया था, जिसको 28 फेब तक लास्ट डेट थी कंक्लूड करने की। लेकिन कुछ एडवोकेट्स का जो एक बड़ा वर्ग था, बड़ा जो सेगमेंट था, तो वो इसके अगेंस्ट में था, और जिस वजह से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को 22 फेब को ही इसे विड्रॉ करना पड़ गया। तो कारण क्या थे? कारण काफी हैं। कई तो ऐसे सेगमेंट है जैसे बार एंड बेंच, जो मैं नाम लेना चाहूंगा स्पेशली, जो कह रहे हैं कि ये रिफॉर्म्स थे लीगल प्रोफेशन में, और ये रिफॉर्म्स जो है मॉडर्नाइज कर रहे हैं हम लीगल प्रोफेशन को इंडिया में, जो कि ऐसा नहीं था। ये जो अमेंडमेंट बिल को वापस एडवोकेट अमेंडमेंट 2025 को जो विड्रॉ किया गया है, वो इससे लिया गया है क्योंकि ऐसे 8-10 कारण थे जिसकी वजह से ये बीसीआई और जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं उनकी ऑटोनॉमी को, उनकी इंटेग्रिटी को और उनके डिग्निटी को ये कहीं ना कहीं अटैक कर रहा था। यानी कि अल्ट्रा वायरस था एडवोकेट एक्ट 1961 के, जो कि ओरिजिनली ये एडवोकेट एक्ट 1961 का जो लीगल प्रोफेशन की वर्किंग को रेगुलेटर गवर्न करता है इंडिया में। सर्वप्रथम तो ये था कि सेक्शन 4 क्लोज 1 सब क्लोज डी एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का ये कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट को इंपावर कर दिया कि बीसीआई में वो 3 जो यूनियन गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करेगी। अब इसमें क्या है कि जो बीसीआई है ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है, और ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी होने के कारण ये फंडामेंटली अपोज था एडवोकेट अमेंडमेंट 2025। ये डायमेट्रिकली अपोज था बीसीआई के जो रूल्स है 1965 के और एडवोकेट है 1961 के। तो एक कारण तो ये था। दूसरा ये था कि इसमें जो क्लाइंट्स हैं सेक्शन 45B ऑफ द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का, जिसमें क्लाइंट्स कैन फाइल कंप्लेंट्स अगेंस्ट द एडवोकेट ऑन लूजिंग द केस। अब देखिए कि लीगल प्रोफेशन में एक पार्टी तो हारेगी। जब वो हारेगी तो क्या एक क्लाइंट एडवोकेट पे केस करेगा? एडवोकेट तो समाज का एक वो बाशिंदा है जिसने एडवोकेट कम्युनिटी में भारत सरकार जो इंडिया जो बना उसको स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। वो अपना केस रहेगा या क्लाइंट का केस रहेगा उसको हक दिलवाने के लिए। एडवोकेट तो एक नोबल प्रोफेशन है। तो इसमें क्या हुआ कि एक तो ये 2 रूल्स जो मैंने बताए हैं जो कि डायमेट्रिकली अपोज्ड हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है 24 की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, डीके गांधी की रूलिंग है वो, बार ऑन इंडियन एडवोकेट्स की जो बार है वर्सेस डीके गांधी पीएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज का, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स है एडवोकेट 1961 एक स्पेशल एक्ट है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो चाहे वो 1986 का था या 2019 में रिपील होकर वापस आया गया है, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो जनरल लॉ है। और लॉ ये कहता है कि जो स्पेशल लॉ है वो जनरल लॉ पे ओवरराइड करेगा। तो इसलिए क्योंकि बार काउंसिल इंडिया में स्टेट बार काउंसिल में कोई भी क्लाइंट जा सकता है अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट उस एडवोकेट ने किया है। बाकी इसे जो मेडिसिन के प्रोफेशन के इक्वल नहीं माना जाता, क्योंकि जो मेडिसिन में ड्यूटी टू केयर डिफाइन है, लेकिन लीगल प्रोफेशन में ड्यूटी टू केयर डिफाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के अपना डिसीजन में कहा, क्योंकि जो एडवोकेट की स्ट्रेटेजी है और जो क्लाइंट जो केस का अपशॉट निकलेगा, जो उसका आउटकम निकलेगा,
ये काफी हद तक अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ सबकी अलग अलग है। और दूसरा, जो एक एडवोकेट जो प्रोसिक्यूशन का है, उसने जो स्ट्रेटेजी बनाई है और जो अपोजिट पार्टी क्या स्ट्रेटेजी लेके जाएगा, ये हाईली कंटिंजेंट अपॉन अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। इससे इसे डिफाइन नहीं किया जा, इससे कंपेरेबल नहीं किया जा सकता मेडिकल प्रोफेशन से। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि इसलिए जो एडवोकेट्स हैं, दे आर नॉट लायबल टू एनी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया। तो वकील साहब, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि द एडवोकेट कैन नॉट बी सूड इन एनी Yes. मैनर इन दैट वे इन कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर फोरम दैट स्टेट बार काउंसिल में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है तो क्लाइंट एडवोकेट की वहां पे कंप्लेंट करने जा सकता है। तो वकील साहब, आप ये बताएं कि थोड़ा सा कि क्या ये जो रिफॉर्मेशन था, ये जो चेंजेस लाए थे अमेंडमेंट के लिए, या ये अटैक ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द एडवोकेट था? सर, मंडन कुमार मिश्रा जी ने, जो कि बार काउंसिल इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने 19 फेब को यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को साफ लिख के दिया है कि हम इसके डायमेट्रिकली अपोज है। ठीक है, मैं भी इसके डायमेट्रिकली अपोज हूँ, क्योंकि दो रूल तो मैंने ये बनाए हैं। दूसरा एक सेक्शन 35 इंसर्ट किया गया है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 में, ये कहते हुए कि एडवोकेट स्ट्राइक नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको है। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि जब किसी एडवोकेट ने आर्म्स उठाए, और आर्टिकल 19 क्लोज 1 और सब क्लोज बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पीसफुल असेंबली का राइट सभी को है विदाउट आर्म्स। तो ये तो अगर हमारी कोई लीगल प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, एडवोकेट है, अगर उसे अपनी ग्रीवांसेस कहीं लेकर जानी होंगी या इशू जो रेज करने होंगे, तो वो कहाँ जाएगा? कोई फॉर्म बनानी चाहिए थी गवर्नमेंट को इस बिल के माध्यम से। लेकिन उन्होंने एडवोकेट को ही कटघरे में खड़ा कर दी कि स्ट्राइक नहीं कर सकते, लेकिन हम सिंबॉलिक स्ट्राइक कर सकते हैं जब तक कोर्ट प्रोसीडिंग डिसअप्ट और जो क्लाइंट के जो राइट्स उनका वायलेशन ना हो। लेकिन अभी भी ये, क्योंकि जो मैंने बताया, क्योंकि ये सिंबॉलिक ही हो सकता है, फुल फ्लैश नहीं हो सकता, तो एक ये भी कारण आ गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है 2025 का एडवोकेट अमेंडमेंट। वकील साहब, एक बात और बताएं, जैसे कि इसमें एक और जो बहुत बड़ा तथ्य था इसके अंदर, कि भाई अगर कोई एडवोकेट बाय एनी चांस 3 इयर्स के लिए कन्विक्टेड हो जाए, फॉर एग्जांपल उसके हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था मैट्रिमोनी का, और वेदर इट वाज फॉल्स और नॉट फॉल्स, इन दैट केस उस बंदे को 3 इयर्स की मान लीजिए कन्विक्शन हो गई। तो जो एमएलए एमपी जो होते हैं, जिनके पास सेवरल कन्विक्शन रिकॉर्ड होते हैं, इवन देन दे कैन कम इनटू द असेंबली एंड बिकम द लेजिस्लेटर। तो क्या एक एडवोकेट को 3 साल के लिए सजा वाले केस में उसको 2 साल वेट करना पड़ेगा, फिर उसको दोबारा से एनरोल करना पड़ेगा? क्या दिस इज द राइट वे दैट केम इनटू दैट एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आपके हिसाब से? अनिल खान जी, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट द पीरियड ऑफ 3 years could have been increased to the 7 years। क्योंकि 3 वर्ष का जो पीरियड इतना छोटा है, मान लो किसी ने चोरी कर ली या कोई 498 जो पुराना आईपीसी था, या जो भी मैट्रिमोनियल केसेस है क्रिमिनल जिसमें हस्बैंड को सजा हो जाती है, तो जैसे अपने हस्बैंड वाइफ का किया और एक हस्बैंड और वाइफ में से कोई एडवोकेट है, तो ये पीरियड कम ऐसे बढ़ाना चाहिए था। और दूसरा ये है कि इसमें कि कन्विक्शन हो गया उसके 2 साल के बाद आपका पीरियड एडवोकेट का, कि वो तब भी जो सीनियरिटी में जाएगा, तो आफ्टर द कन्विक्शन, आफ्टर द अंडरगोइंग सेंटेंस ऑफ 3 years और 2 साल और बिताने के बाद वो उसके सीनियरिटी के लिए उसकी जो पोजीशन काउंट होगी, स्टार्ट अगेन जीरो। यस सर, इट विल बी काउंटेड एज अ फ्रेश एडवोकेट अगेन। यस सर, यू आर राइट। सो ये सारे जो नॉर्म्स थे, वो कहीं ना कहीं एडवोकेट्स को उनकी डिग्निटी को डाउनग्रेड करने के लिए थे या अपग्रेड के लिए थे? बिकॉज जो एडवोकेट है वो एक ऐसा शख्स है जो कि अनटोल्ड स्टोरीज को लेके आता है कोर्ट के अंदर, जो दबे हुए जो दबी हुई आए हैं लोगों की, जिनको जस्टिस नहीं मिल रहा। क्या ऐसे प्रोफेशनल्स को बांधना, सेंट्रल गवर्नमेंट को बांधना चाहिए था इनको अप्रिशिएट करके लिए, इनके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाना चाहिए था कि इनकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए किसी भी अपराधी को सजा हो जाती है या कोई भी है, बिकॉज एक एडवोकेट का जो पार्ट है वो राइट टू पार्टिसिपेट इन द फेयर ट्रायल है। अब मान लीजिए उसने कोई गुनाह किया है, अब वो उसको सजा हो जाती है और उसके घर वाले उस वकील को ही मारते हैं, पीटते हैं, गोली मार देते हैं। आजकल आपने गाजियाबाद में देखा होगा, बहुत सारे इंसिडेंट हुए। क्या दिल्ली गवर्नमेंट या फिर पूरे इंडिया के अंदर भारत सरकार को एडवोकेट्स को अप्रिशिएट करने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए, या बने बनाए एक्ट के अंदर डिमोरलाइज वाले तथ्य रखने चाहिए आपके हिसाब से? आप बताएं। सर, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की बात है, वैसे एडवोकेट वेलफेयर फंड बना हुआ है, लेकिन ऐसे एडवोकेट को पेंशन नहीं मिलती, इंश्योरेंस नहीं मिलता, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, क्योंकि हम सेल्फ एम्प्लॉयड है। एटलीस्ट
गवर्नमेंट से इतनी गुजारिश है कि कुछ ऐसे एडवोकेट जो 10 साल प्रैक्टिस में अगर थोड़ा सा रुपए नहीं कमा रहे। ऐड करना चाहूंगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एमपी स्टेट नाउ, जिसमें कि किसी भी एडवोकेट को पुलिस इमीडिएटली अरेस्ट नहीं कर सकती, उसके लिए सर्टेन प्रावधान बनाए। बिकॉज एडवोकेट इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जो वकील आज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता है, वो कल को हो सकता है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन जस्टिस बन सकता है। तो इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ही शुड बी गिवन वैल्यू। He is a professional. He is the person who is working on the entire life of someone. तो उसका रोल तो बहुत क्रिटिकल है। तो क्या वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, पुलिस वाले डायरेक्टली हमला करते हैं, कई बार एडवोकेट को एडवोकेट नहीं समझते, उनकी मनमानी होती है। तो कुछ ऐसे लॉ बनने चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, नहीं बनने चाहिए आपके साथ? वैसे तो अगर कोई क्रिमिनल वैसे एडवोकेट जो प्रोफेशन है लॉ का, उसमें वो जो लॉ है वो सबके लिए समान है, सबके लिए इक्वल है। अगर कोई एडवोकेट भी कोई ऑफेंस कमिट करेगा, मान लो मर्डर करता है, रेप करता है, थेफ्ट करता है, तो ऑलरेडी क्रिमिनल लॉज हैं जो वेल एस्टैब्लिश वहाँ पे एक्ट्स हैं। जैसे अभी 1 जुलाई 2024 को नए क्रिमिनल लॉज नोटिफाई हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अगर कोई क्राइम करता है वहां तो कवर होगा ही, लेकिन वेलफेयर स्कीम जो है वो एडवोकेट के लिए कुछ भी नहीं है। करेक्ट। जैसे कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को चाहिए एटलीस्ट एडवोकेट का इंश्योरेंस ही कर दे अपने लेवल पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम जो कि मतलब जो वास्तव में जो ये डाउनग्रेडिंग प्रोफेशन हो रहा है, और बीसीआई ने जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का है, हालांकि गवर्नमेंट की ये पोजीशन जो थी वो ये थी कि इसे कैसे बढ़िया किया जाए एडवोकेट के प्रोफेशन को, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इट हैज बूमरैंग ऑन द गवर्नमेंट। और क्या लगता है कि सर आपको इसके अंदर जो मेजर चेंजेस गवर्नमेंट को क्या आगे करना चाहिए आपके हिसाब से? सर 2-3 रूल्स मैंने बताए, बाकी 2-3 रूल्स आपसे कुछ अधिक आप अपना कम्युनिकेट कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सो समाज के लिए मेरी ओपिनियन ये है कि ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट जो प्रस्ताव गवर्नमेंट ने रखा, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी बीसीआई के चेयरमैन वगैरह है, सबसे मिलजुल के बात करके प्रॉपर फीडबैक लेके तब इसको प्रपोज करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, इवन फॉर द एडवोकेट जो प्रोफेशनल्स हैं। तो कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसमें कि उनको उसे बांध दिया जाए या उनको डिग्रेड फीलिंग आए, क्योंकि कई बार जो पावर है, पावर का यूज भी होता है, मिसयूज भी होता है। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द यूज एंड मिसयूज। तो अगर मान लीजिए जजेस है, सम टाइम इफ दे आर मिसयूजिंग देयर पावर्स, पुलिस इज मिसयूजिंग द पावर्स, तो स्ट्राइक इज इंपॉर्टेंट टू शो कॉज टू देम व्हाई द स्ट्राइक इज टेकिंग प्लेस। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एडवोकेट्स की इंडिपेंडेंस को कभी ना खत्म करा जाए। दूसरी बात, जो प्रोटेक्शन की बात कर रही है, एक डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पूरे इंडिया के लिए बनाना चाहिए, अगर कोई अच्छे के लिए करना है। बिकॉज वेलफेयर की बात चल रही है, तो कोई भी अगर अमेंडमेंट या एक्ट के अंदर रिफॉर्मेशन करा जाए, वो वेलफेयर फॉर द एंटायर लीगल फ्रेटर्निटी होना चाहिए, ना कि उन्हें डिमोरलाइज करा जाना चाहिए। तो मेरी राय सिर्फ यही है, जितने भी इसके अंदर क्लॉजेज है, जो इन्होंने बोला कि भाई लीगल प्रैक्टिशनर नाम रख दिया एडवोकेट्स का, जो नॉन प्रैक्टिसिंग है उनको भी उसी कैटेगरी में रख दिया। सो जो नॉन प्रैक्टिसिंग पीपल है, दोज हु आर नॉट कमिंग फॉर द लिटिगेशन, उन सबको आप लीगल प्रैक्टिशनर बोल रहे हो। तो इन्होंने कंप्लीटली एक जो नाम होता है, एक वैल्यू है, वही डिमोरलाइज कर दिया। सो द ओनली थिंग इज दैट कि एडवोकेट इज द पर्सन हु हेल्प्स द एंटायर सोसाइटी एंड द कम्युनिटी ऑफ पीपल, जिनको कोई सुनता नहीं है। तो इनके बारे में अगर कोई चेंज लाया जाए तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक सर, इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो फॉरेन लॉ फर्म्स है, आर्टिकल 49 सेक्शन 49A है एडवोकेट अमेंडमेंट 2025 का, जिसमें जो फॉरेन लॉ फर्म्स है या क्रॉस बॉर्डर प्रैक्टिस जो इंडिया में आएगी, उसमें ये कर दिया कि वो फ्री यहाँ पे बिना किसी टेस्ट के, बिना प्री एनरोलमेंट एग्जामिनेशन, जो कि ऑल इंडिया बार एग्जाम का पेपर है, उसको इंडियन जो ग्रेजुएट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, वो उसे कंटेस्ट करते हैं और क्लियर करने के बाद ही इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इनइक्वालिटी है कि जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं या फॉरेन जो लॉयर्स हैं, उनको तो आप फ्री एंट्री दे रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं, और दूसरा क्या है कि ये रेगुलेटरी बॉडी बीसीआई नहीं रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी फॉरेन लॉ फर्म्स को और इनके फॉरेन लॉयर्स को रेगुलेट करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा लैकूना है, इस इनइक्वालिटी को दूर होना चाहिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया या जो स्टेट बार काउंसिल है, उनकी जो इंटेग्रिटी, ऑटोनॉमी और डिग्निटी है, उसमें सीधा साधा ये स्पष्ट प्रहार है। करेक्ट। और इसके अतिरिक्त 49B है सेक्शन एडवोकेट अमेंडमेंट 2025 का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन देगी, एंड दीज बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन विल हैव टू बी फॉलोड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। So that is the travesty of this bill, Advocate Amendment Bill 2025. Right.
थैंक थैंक यू सर।